हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम सीखते हैं कॉमन एरर्स, प्रीवियस कॉमन एरर्स। इससे पहले हम 75 तक कर चुके थे। आज हम 76 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कॉमन एरर्स। देखिए 76 इस क्वेश्चन को देखिए, इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। देखिएगा यहाँ पे इफ आई वाज दिया गया है। एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। देखिए ये रूल को, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस, ये भी ध्यान रखिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस, ये सही है। अगर हम लिखते इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्टिव केस तो ये गलत है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी होगा, वर्ब हमेशा वर लगेगा, वाज नहीं। अगर वाज लगा तो गलत। इफ आई वाज अ बर्ड, अगर हम लिखते हैं इफ आई वाज अ बर्ड तो ये गलत हो जाएगा। सही होगा इफ आई वाज अ बर्ड। इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा वर लगेगा, वाज नहीं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ आई वाज पढ़ा है, यहां वाज की जगह वर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई डिड नथिंग एल्स दैन प्ले। देखिए एक वर्ड है नथिंग एल्स, तो नथिंग एल्स के साथ कंजंक्शन के रूप में बट लगता है, दैन नहीं। नथिंग एल्स के साथ कंजंक्शन के रूप में क्या लगेगा? बट लगेगा। अगर दैन लगा तो गलत हो जाएगा। नथिंग एल्स के साथ कंजंक्शन के रूप में बट लगता है, दैन। आप हमेशा ध्यान रखिए, नथिंग एल्स आया तो कंजंक्शन के रूप में क्या लगेगा? बट। दैन लगा तो गलत। यहां पर दैन की जगह बट होगा। दैन की जगह क्या होगा? बट। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज हाई टाइम। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज टाइम वेन हो, इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट आता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम हो, इट इज टाइम वेन हो, तो इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट का टेंस आता है। एक ये इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज वॉल, तो ये ठीक है। अगला टू लेग्स का है। देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग जो है वो अनावश्यक रूप से यूज किया गया, सुपरफ्लुअस है। टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक गाना भी आया था, लोग कहता है कि पैरों पे खड़ा होकर दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो ये बात कर रहे हैं, दोनों पैरों पे खड़ा होने की बात तो हो नहीं रही है, पैरों पे खड़ा होने की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग अनावश्यक यूज किया गया है, टू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेज आर का है। देखिएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर नॉलेज है और ऑफ है। ऑफ के पहले जो नॉलेज है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। इसलिए आर की जगह यहाँ इज होगा। आर की जगह क्या होगा? इज होगा। नॉलेज सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए आर की जगह इज होगा। आर की जगह क्या होगा? इज। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर होगा सी। आर की जगह इज, आर की जगह इज। कोई दिक्कत? यहाँ आर की जगह होगा इज, जो कि नॉलेज सिंगुलर है। इसमें एक और एरर हो सकता है, नॉलेज के पहले द लगा सकते हैं, लेकिन जब द लगाएंगे तो यहाँ पे भी एरर होगा, इसलिए यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे एरर देंगे। जो ज्यादा गलती होता है उसमें हम आप लोग एरर देंगे, जो सामान्य गलती होता है उसमें हम एरर ढूंढ देते हैं। गलती तो यहाँ पे भी है, नॉलेज है क्योंकि नाउन है, आगे ऑफ आया है इसलिए पीछे द लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही एरर दिया है, क्योंकि नॉलेज सिंगुलर है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा,
When I arrived, I found them both sitting at the table waiting on me. देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है waiting on me, waiting on me। तो देखिए जब किसी जगह पे आप इंतजार करेंगे तो वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेस होता है तो ऑन का प्रयोग चलता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए अगर इंतजार कर रहे हैं तो वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, ऑप्शन नंबर सी, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। वेटिंग के साथ ऑन भी होता है, इन भी होता है, फॉर भी होता है। लेकिन जब आगे व्यक्ति हो ना तो व्यक्ति के लिए अगर इंतजार करेंगे तो वेटिंग फॉर मी लेंगे, वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ, देखिएगा 100 स्टूडेंट्स। इस वर्ड को देखिए कंप्राइज, बार बार पूछा जाता है। देखिए जब कंप्राइज का प्रयोग एक्टिव में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जब कंप्राइज का प्रयोग एक्टिव में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस क्लास इज कंप्राइज ऑफ 50 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे दिस क्लास कंप्राइजेज 50 स्टूडेंट्स, दिस क्लास कंप्राइजेज 50 स्टूडेंट्स, सही। लेकिन इसी को प्रयोग अगर पैसिव में करेंगे तो बोल सकते हैं दिस क्लास इज कंप्राइज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। मतलब कंप्राइज का प्रयोग यदि एक्टिव फॉर्म में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। कंप्राइज का प्रयोग यदि एक्टिव फॉर्म में हो तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। और जब क्लास का प्रयोग पैसिव फॉर्म में होगा तो इसके साथ ऑफ लगेगा। यहाँ देखिए विच है और कंप्राइज V2 है बाकी तरीके। अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग भाव रहता तो समझ जाते कि सेंटेंस पैसिव में है, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में है और एक्टिव में है तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसका प्रयोग एक्टिव फॉर्म में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। इन चाइना स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज दैट वीमेन इन्वॉल्व। देखिए ये वर्ड INVOLVED इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, शामिल करना। और एक वर्ड होता है इवॉल्व, इवॉल्व एक होता है इवॉल्व। इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना, इवॉल्व मतलब विकसित करना, इवॉल्व मतलब विकसित करना। इसलिए इन्वॉल्व की जगह इवॉल्व होगा। यहाँ इन्वॉल्व मतलब शामिल करना। औरत जो है अपने आप में विकसित होती है, इसलिए यहाँ पर इवॉल्व होगा, इवॉल्व। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In most of the states, 40% of people under 30 years undernourished, last में हो जाएगा। देखिएगा in most of the states 40% of people under 30 years एज कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एज कर रहा है। अब इस वर्ड को याद कीजिए, परसेंट ऑफ। एक वर्ड होता है परसेंट ऑफ और एक होता है परसेंटेज ऑफ। एक वर्ड होता है परसेंट ऑफ और एक वर्ड होता है परसेंटेज ऑफ। ध्यान दीजिए, परसेंट ऑफ, परसेंटेज ऑफ। परसेंट ऑफ के बाद भाव ऑफ के बाद वाले के अनुसार लगता है, मतलब इसके पीपुल के अनुसार लगेगा। परसेंट ऑफ आए तो परसेंट ऑफ के बाद भाव ऑफ के बाद वाले के अनुसार लगता है, इसलिए पीपुल के अनुसार भाव लगेगा। इसलिए यहाँ पर इज हो, नहीं आर। इज नहीं आर, इज नहीं क्या होगा आर। और परसेंटेज ऑफ अगर आता, अगर परसेंटेज ऑफ आता, परसेंटेज ऑफ आए तो ध्यान दीजिएगा परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो भाव हमेशा सिंगुलर है। एक होता है परसेंट ऑफ, एक होता है परसेंटेज ऑफ। परसेंट ऑफ के बाद आने वाला भाव ऑफ के बाद वाले के अनुसार लगता है, इसलिए यहाँ पीपुल के अनुसार इज नहीं आर होगा। और
परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन चाहे जैसा भी हो वह हमेशा सिंगल रहता है। इसलिए यहाँ होगा इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपुल अंडर 30 इयर्स इज अंडर नॉरिश्ड। ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 फर्म्स एंड अदर पर्सन्स आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल टाइम। देखिए एक सेंटेंस दिया गया, यहाँ पे एक वर्ड देगा ऑल टाइम, जबकि होना चाहिए यहाँ पे ऑल द टाइम। ऑल टाइम नहीं, ऑल द टाइम, पूरी समय, ऑल द टाइम। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट देखिएगा scarcely we had finished observing this when we were surprised by about a dozen of the birds jumping in most of shape unsafe and funny manner towards the sea। इस वर्ड को देखिएगा scarcely, ध्यान दीजिएगा scarcely। चलिए एक स्ट्रक्चर हम समझाते हैं। देखिए scarcely अगर आता है या फिर हार्डली आता है तो स्ट्रक्चर होना चाहिए हैड या फिर डी प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वेन अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, यह स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं स्कार्सली आए या हार्डली आए तो सबसे पहले तो देखिएगा कन्वेंशनल ग्रुप में वेन आना चाहिए। इसके जगह पर अगर THAN दे दिया तो भी गलत होगा और THEN दे दिया तो भी गलत होगा। अगर स्कार्सली आए या हार्डली आए तो कन्वेंशनल ग्रुप में वेन होना चाहिए, अगर दैन या दे दिया तो गलत। और उसके हार्डली और स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है। हार्डली स्कार्सली क्या है? नेगेटिव वर्ड है। और कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब देते उसके बाद सब्जेक्ट। अगर पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब दिया तो गलत। अगर पहले सब्जेक्ट को लिखते और बाद में हेल्पिंग वर्ब को लिखते तो ये गलत होगा। इसलिए पहले हैड होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, पहले डिड होगा उसके बाद सब्जेक्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा हैड होगा तो V3 लगेगा और डिड होगा तो V1 लगेगा। हैड के साथ हमेशा V3, डिड के साथ हमेशा V1। और वेन के तुरंत बाद वाला सेंटेंस अगर आता है तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा। क्या चीज का होगा? सिंपल पास्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम स्कार्सली देखते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए उसके बाद सब्जेक्ट। ये हैड का प्रयोग यहाँ हो रहा है, हैड वी हैड के जगह हैड वी वेन दिया गया है, इसके बाद सिंपल पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आई पास्ट, देखिए इस वर्ड आई आस्क्ड पास्ट है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट का ही। अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट का ही कोई ना कोई टेंस रहेगा। अब देखिए आई आस्क्ड कर रहा है इफ शी हैज का, हैज की जगह यहाँ हैड होना चाहिए क्योंकि हैज का पास्ट हैड होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए had I realized that it was such a long way I could take a taxi। लास्ट में नोएडा। अब देखिए ये वर्ड एक सेंटेंस देखिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप भी दिया गया, ये भी ध्यान रखिए। had I realized, एक स्ट्रक्चर देखिए, had हो, सब्जेक्ट हो V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद कॉमा सब्जेक्ट वुड हैव या कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोनों के अंत में फुल स्टॉप ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब इफ के साथ सब्जेक्ट हो, हैड हो, V3 हो तो आगे वुड हैव या कुड हैव वैसे आएगा।
हैड से क्वेश्चन स्टार्ट हो, सब्जेक्ट के बाद B3 हो तो आगे उड़ा गया खुदा अवश्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, इस पार्ट को अगर पहले लिख दिया जाए और इस पार्ट को बाद में लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब इस पार्ट को सेकंड नंबर में लिखे और इस पार्ट को फर्स्ट नंबर में लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यहां पे देखिएगा हैड से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप में है, तो यहां पर हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, आई वुड टेक करा है जबकि होना चाहिए वुड हैव टेकन, would have taken, ऑप्शन नंबर सी। अगला, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, इनविटेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए इस जगह पे थोड़ा भी स्प्रेड है। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन भी है यहाँ पे। इनविटेशन आप ध्यान दीजिए, इनविटेशन के साथ टू का प्रयोग होता है, इनविटेशन टू लंच, इनविटेशन के साथ टू का प्रयोग होगा, इनविटेशन के साथ टू का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ फॉर के जगह पे होगा टू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एज पीपुल कीप मोर, ध्यान दीजिए, एज पीपुल कीप मोर एंड मोर एनिमल्स एज पेट्स, मोर एंड मोर एनिमल रिलेटेड लॉसूट्स रीचिंग द कोर्ट्स। देखिएगा एज पीपुल कीप मतलब V1, और जब भी मोर एंड मोर का यहाँ पे V1 है, यहाँ पे रीचिंग कैसे आएगा भाई, रीच होगा, रीचिंग की जगह रीच होगा। वैसे भी V4 अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, कंटीन्यूअस टेंस में यूज होना चाहिए, या फिर प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन के बाद V4 हो सकता है, डायरेक्ट V4 तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रीचिंग नहीं रीच होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला नेक्स्ट देखिएगा, देखिए द ब्राह्मण्स इन द पीरियड ऑफ देयर डिक्लाइन टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड रियलाइज्ड वेयर द डिफिशिएंसी ऑफ एंशिएंट ग्रीक लाइट, देखिए यहाँ पे लाइट एक वर्ड है, एंड हाउ दे शुड बी मेंट, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा। चलिए बताते हैं आपको डिटेल में। LIE इसका होता है लाइट, ये V1 ये V2, LIED लाइट V3 और LYING लाइट V4। एक होता है लाइट, इसका V2 ले होगा, V3 LAIN लेन और V4 LYING लाइन। एक होगा ले LAY, तो इसका V4 होगा, V2 होगा LAID ले और LAYIN। बाकी तीनों में अंतर क्या है, देखिए ये लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ये लाई का मतलब क्या होगा, झूठ बोलना। फर्स्ट वाला ध्यान रखिएगा, ये लाई का मतलब झूठ बोलना, लाई का अर्थ क्या होगा, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना जहां होगा उसका V2 लाइट होगा, V3 लाइट होगा और V4 लाइन होगा। ये लाई का मतलब होगा परे रहना या लेटना बोल सकते हैं, ये लाई का अर्थ होगा परे रहना या लेटना, इसका V2 ले हो जाएगा, लेन होगा V3 और लाइन होगा V4। अब ले LAY, ले का अर्थ होगा बिछाना, ले का अर्थ क्या होगा, बिछाना, तो यहाँ पर V2 लेट हो जाएगा, V3 लेट हो जाएगा, अभी V4 लाइन। अब हमेशा ध्यान दीजिए जब भी क्वेश्चन आता है ये दोनों को रिपीट करके क्वेश्चन होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पे आप ध्यान रखिएगा और ध्यान, इसको अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये लाई का अर्थ होगा झूठ बोलना, ये लाई का मतलब होगा परे रहना और ये लाई का मतलब बिछाना, ये लाई का मतलब झूठ बोलना, ये लाई का मतलब परे रहना, ये लाई का मतलब बिछाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए लाइट की जगह LAY लिखो, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट
There is no definite rule regarding the length of the passage with relation to that of the original passage. There is no definite rule regarding the length of the passage with relation to that of the original passage. No error. You had better आया, hurry up, ठीक है. If you want to get home before that, इसमें भी कोई error नहीं. Next, when I shall get back, I shall. देखिए, I shall. कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, एक सेंटेंस में दो बार shall या will का प्रयोग नहीं. एक बार shall या will का प्रयोग होगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लगेगा. कौन भाग में भाई shall या will का प्रयोग नहीं होगा? तो जिस भाग में if हो, until हो, unless हो, when हो, before हो, after हो, as soon as हो, उस भाग में कभी shall या will का प्रयोग नहीं होगा. उस भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा. जैसे if you come to me, I shall teach you English. If you come to me, I shall teach you English. यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा. इसलिए एक सेंटेंस में दो बार shall या will का प्रयोग नहीं होगा और when वाला भाग में यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ shall का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, a music and dance show have been organized to raise funds for the orphanage on the first Saturday of next month. यहाँ पर have करा है और देखिए, अगर एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर फॉर्म. एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर फॉर्म. जैसे अगर हम लिखते हैं ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग आर बारिंग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल तो केवल प्रथम वाले को प्राप्त है. तो होगा ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बारिंग. एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर हो जाता है. यहाँ आर नहीं कुछ होगा. इसी जगह पे अगर आर्टिकल सबको प्राप्त होता, मतलब इसको भी अगर प्राप्त कर देते तो आर सही होता. ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव हो और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देते हैं और आर्टिकल सबको प्राप्त हो तो प्लुरल समझकर प्लुरल देते हैं. अब आ जाइए क्वेश्चन में. यहाँ पर ए म्यूजिक एंड डांस, अगर ए यहाँ पे दिया रहता तो हैव सही रहता, लेकिन यहाँ पे ए नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पे ये गलत है, हैव की जगह पे हैज. नेक्स्ट, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सिट बिसाइड मी. देखिए, बिसाइड और बिसाइड. चलिए एक बार इसको देखते हैं फिर डिटेल में. एक वर्ड होता है बिसाइड और एक वर्ड होता है बिसाइड्स. दोनों प्रीपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा. एक प्रीपोजिशन है बिसाइड और एक है बिसाइड्स. बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में. बिसाइड का अर्थ होगा के बगल में. बिसाइड का अर्थ के बगल में और बिसाइड्स मतलब के अलावा. बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा. बिसाइड का अर्थ के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा. अब आ जाइए क्वेश्चन. यहाँ पर बिसाइड पर मेरे बगल में बैठा होगा ना, तो मेरे बगल में बैठा होगा मतलब, तो यहाँ पे both the boys came late in the hall and sat beside me, मतलब मेरे बगल में बैठा, इसलिए आंसर होगा नो. नेक्स्ट, अगला देखिएगा. when shall be कर रहा है, देखिएगा when shall be कर रहा है, ठीक है. arrive to our destination, लास्ट में देखिए WH वर्ड है तो लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क है तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए.
और यदि पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब दिया तो गलत होगा। तो यहाँ पे ठीक है। अराइव एक वर्ड है, तो अराइव के साथ कौन कौन प्रीपोजिशन लगता है ये ध्यान रखिएगा। चलिए अराइव देखिए, अराइव एट, अराइव ऑन, अराइव इन। ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति का आगमन छोटी जगह पे हो तो अराइव के साथ एट का प्रयोग करेंगे। ही विल अराइव एट मोहनपुर, ही विल अराइव एट किशनपुर, तो अराइव के साथ एट का प्रयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति का आगमन बड़े जगह पे हो तो अराइव के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल अराइव इन इंडिया, ही विल अराइव इन इंडिया। और जब किसी ट्रेन का आगमन प्लेटफॉर्म पे हो तो अराइव के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। The train is arriving on platform number 3. The train is arriving on platform number 3. चलिए, और जब किसी निष्कर्ष तक पहुंचना हो तो arrive के साथ at का प्रयोग होता है। जब कभी निष्कर्ष तक पहुंचना हो तो arrive के साथ at का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ टू कर रहा है, आवर डेस्टिनेशन कर रहा है, किसी निष्कर्ष तक पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पे at का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, based on the newspaper reports we can conclude that many accidents caused by कर रहा है। देखिए ये वर्ड by कर रहा है, a reckless drive, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव में। जब पैसिव में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बी थ्री आएगा, इसलिए एक्सीडेंट्स आर caused होगा, एक्सीडेंट्स आर caused होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड टू आवर कॉलेज। देखिए ये मेल हो या फीमेल हो, ये लिंग जेंडर को बतलाता है, लिंग को बतलाता है, लेकिन व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को डिनोट करने के लिए यहाँ पर वो मेल का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? वो मेल का, WOMEN, वोमेन का प्रयोग करेंगे, इसलिए होगा वोमेन आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। यहाँ मेल या फीमेल की बात करेंगे तो हो सकता है बच्चा भी हो बड़ा भी हो, इसलिए यहाँ पर वुमेन कर देंगे, इसका मतलब औरत की ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलेज दिया गया। नेक्स्ट, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। लास्ट में नो एरर। तो देखिएगा एक वर्ड है एंग्री, एंग्री के साथ क्या क्या लगता है तो देखिए, एंग्री के साथ एट का प्रयोग होता है और विद का प्रयोग होता है। एंग्री के साथ एट का प्रयोग कब करते हैं और विद का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी के व्यवहार से नाराज हो तो एंग्री के साथ एट का प्रयोग करेंगे। आई एम एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, आई एम एंग्री एट योर मिसबिहेवियर। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज हो तो एंग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होगा तो एंग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। I am angry with you, I am angry with you, मैं आपसे नाराज। तो ध्यान रखिएगा, एंग्री के साथ एट का प्रयोग कब? जब कोई व्यक्ति किसी के व्यवहार से नाराज हुआ तो एंग्री के साथ एट का प्रयोग करेंगे, और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होगा तो एंग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे, एंग्री आया ऑन द क्लर्क, क्लर्क है व्यक्ति ही है तो यहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे। द ऑफिसर इज एग्री विद द क्लर्क, यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। देखिए ये नो सूनर वर्ड, चलिए इसको हम डिटेल में एक बार पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। नो सूनर उसके बाद डिड आएगा या फिर हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको ध्यान रखिए, नो सूनर आया तो कॉन्वेंशन रूप में देन, अगर THEN दे दिया तो भी गलत और वेन दे दिया तो भी गलत, इसको ध्यान रखिए। और नो सूनर नेगेटिव वर्ड है, आज इससे पहले भी बताया, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ठीक है, डिड आया हैड आया तो बात की बात है, डिड आएगा तो V1, हैड आएगा तो V2, और देन के तुरंत बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर
पेशेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नो सुनर है, नो सुनर है आई हैड पढ़ा, जबकि यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट। नो सुनर हैड आई स्पोकन देन के बाद देखिए तो सिंपल पास्ट है, हाँ सिंपल पास्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 में है। हैड आई हैड की जगह हैड आई, हैड आई हैड की जगह हैड आई। तो देखिए आज हम सीखे हैं 76 से 100 तक का कॉमन एरर्स, जो कि प्रीवियस कॉमन एरर्स है एसएससी के लिए। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।